हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम होगा लोकसभा। देखिए, लोकसभा से प्रश्न वाकई बनते हैं। यहाँ से ये वाकई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर फुल वॉच करिए। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपको मिल जाए। मेरी कुछ बातों से कहाँ से प्रश्न आ जाए कुछ पता नहीं होता है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम फुल वॉच जरूर करिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। ठीक है दोस्तों, स्किप एक भी नहीं करना है, फुल वॉच करिए। जरूर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए वाकई बेहद महत्वपूर्ण होगी ये पूरी क्लास, ये पूरी वीडियो, ये सभी प्रश्न देख डालिए। बिल्कुल छोटी सी क्लास रहने वाली है। और देखिए, एसएससी एमटीएस के सीबीटी एग्ज़ाम चल रहे हैं। उस परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो आप प्लेलिस्ट के रूप में मैंने कराए हैं, उठा करके देखिए, जाइए, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कर डालिए। बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो होंगी और टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है। आपको जरूर लाभ होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न होगा, देखेंगे। देखिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। शेयर कर दीजिए मेरे सभी भाइयों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे दोस्तों। शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को। हमारा पहला प्रश्न होगा, देखेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। देखिए, जनसंख्या आधार पर, क्षेत्रफल आधार पर, गरीबी के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर। देखिए, सीधी सी बात है, जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा में राज्यों को, देखिए, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ये याद रखिएगा। जनता कह दे या जनसंख्या कह दे, आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या, यानी ए इज राइट ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का वर्णन आधारित है ना दोस्तों। देखेंगे, 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, या फिर 1991 की जनगणना पर। तो देखिए, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 1971 की जनगणना पर, है ना दोस्तों। सी इज राइट ऑप्शन 1971 की जनगणना पर। अब इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या 1956? भाई, स्वतंत्रता के बाद देखिए 1952 में प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। सही डेट एक तरह से यही मानी जाती है, 1952। 1951 से 1952, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन सही और एक्सपेक्टेड डेट जो है, बिल्कुल सटीक वाली डेट, सी इज राइट ऑप्शन 1952, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कक्ष, लखनऊ, लद्दाख, बाड़मेर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। आप इस प्रश्न को याद जरूर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूछा गया ये प्रश्न, सी इज राइट ऑप्शन लद्दाख हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है व्यक्ति की 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना दोस्तों। 20 राइट ऑप्शन 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, है ना दोस्तों। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बात समझ गए? ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। देखिए, लोकसभा, है ना दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना दोस्तों, राष्ट्रपति। देखिए, लोकसभा की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। बात समझ गए? 35 वर्ष, ठीक है। तभी आप राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति या कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5 भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदन के सदस्यों की संख्या का कुल संख्या का 1/4, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। भाई डी इज राइट ऑप्शन। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 यही सही उत्तर है ना दोस्तों। डी इज राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो अध्यक्ष निर्णय देते हैं। इज राइट ऑप्शन, आप इसे याद रखिएगा प्रश्न। भाई 10वीं अनुसूची के लिए कह रहा है, ठीक है, याद रखेंगे 10वीं अनुसूची के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? भाई 2 सत्र, 3 सत्र, 4 सत्र या 5 सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधायक किसके द्वारा पारित होता है? ऑप्शन देखेंगे, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, यही सही उत्तर होगा। ये इज राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप इसे जरूर याद रखिएगा, है ना दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, हैशटैग लगाइए इस प्रश्न पर, मैं कहता हूँ स्टार भी लगा दीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया ये प्रश्न। देखेंगे, संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल समय कहलाता है। देखिए, 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल। एग्जैक्ट समय क्या होता है, 12 PM से 1 PM तक ये शून्यकाल का समय होता है, 1 घंटे का। प्रश्नकाल का भी देखिए, मैं इसके बेहतरीन तरीके से मैं बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। देखेंगे देखेंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर था प्रश्नकाल के तुरंत बाद, है ना दोस्तों। अब मैं आपको देखिए, प्रश्नकाल, शून्यकाल और कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही का जो समय है मैं बताने चल रहा हूँ। देखेंगे, देखिए संसदीय कार्यवाही जो है, संसदीय, ध्यान से देखेंगे, संसदीय कार्यवाही जो इसका समय है, देखेंगे, देखिए जो समय, दिन का समय स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है प्रश्नकाल से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शुरुआत कहाँ से होती है? प्रश्नकाल से। मैं लिख रहा हूँ प्रश्नकाल से, प्रश्नकाल से, ठीक है। मैं फिर से लिखूंगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिएगा, प्रश्नकाल से, प्रश्न, प्रश्नकाल से। फिर ये प्रश्नकाल का समय कहाँ से कितने बजे तक? 11 AM से, है ना दोस्तों, 11 AM से 12 PM तक, है ना दोस्तों, 11 AM से 12 PM तक, यानी कि 1 आवर तक, 1 आवर तक, ठीक है। फिर इसके बाद शुरू होता है क्या, कौन सा काल? शून्यकाल, शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल। अब देखिए, ये 12 PM से 1 PM तक जाएगा, 12 PM से 1 PM तक, है ना दोस्तों, ये भी 1 आवर तक, ठीक है, 1 आवर। फिर
आता है हमारा आम, देखिए आम कार्रवाई समय, बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद आता है आम कार्रवाई समय, देखिए मैं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप, आम कार्रवाई समय, ठीक है। देखिए ये जो आम कार्रवाई है ये 2 बजे के बाद का समय होता है, 2 PM, दिन के 2 बजे के बाद, 2 PM, 2 PM के बाद का समय होता है, ठीक है, स्पष्ट बात है। प्रश्नकाल 1 आवर का होता है। शुरुआत जो है संसदीय कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, 11 AM से 12 PM तक, यानी 1 आवर तक। फिर शून्यकाल यानी कि 1 आवर ये भी होता है, 12 PM से 1 PM तक। फिर इसके बाद फिर 1 PM के बाद से 2 PM तक ये हमारा लंच का टाइम होता है, 1 PM से 2 PM तक, ठीक है। हम रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं, इसके बाद फिर 2 PM से हमारी आम कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्पष्ट है बातें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी मेंशन करी और मैंने जो बताया है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ ये बातें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, या किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सीधी सी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950 यानी 1950, 1948, 1952, 1951। सही उत्तर हो जाएगा 1952। सी इज राइट ऑप्शन। समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, स्टार लगाइए, हैशटैग लगाइए, स्टार लगाइए इस पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सामान्य विधेयक, विनियोग विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या धन विधेयक। अब देखिए यहाँ पर धन विधेयक सही उत्तर नहीं होगा, गलत हो जाएगा फिर आपका आंसर। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सामान्य विधेयक, यानी ए इज राइट ऑप्शन, सामान्य विधेयक। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो तब गतिरोध दूर करने हेतु, ठीक है, सामान्य विधेयक आता है, फिर धन विधेयक नहीं आएगा। ये स्पष्ट बात है, क्लियर हो रही होगी बातें प्रश्नों से। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से केवल कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? विधेयक है, ना कि विधायक। विधेयक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, विधेयक। स्पष्ट है ये बात, ठीक है, विधेयक। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक, सरकारी विधेयक, निजी सदस्य विधेयक या धन विधेयक। अब देखिए, प्रश्न की हमें प्रश्न पकड़ना है, क्वेश्चन पकड़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल लोकसभा में, ठीक है, तो फिर धन विधेयक सही उत्तर हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन, धन विधेयक। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चंस की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में क्या सही है? भाई क्या सही हो सकता है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में? राज्यसभा के लिए देखिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, ये बात तो सही है ना दोस्तों, यही पूछ रहा है, ये बात तो सही है, ठीक है। लोकसभा की 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी बात सही है, लोकसभा से 80 सदस्य यानी 80 सीटें होती हैं, राज्यसभा के लिए, है ना दोस्तों, 31 सीटें होती है, दोनों बात सही है। उपर्युक्त में से दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, उपर्युक्त में से दोनों। बात समझ पा रहे होंगे, ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लोकसभा संबंधित टॉपिक से इतने प्रश्न कराए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखिए, जरूर यहाँ से प्रश्न आपको एमटीएस एसएससी परीक्षा में मिलेगी, एसएससी एमटीएस में जरूर मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। इस वीडियो से ये एक प्रश्न भी मिल गया तो ये वीडियो तो सफल हो जाएगी ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सभी पिछले वीडियो आप देख डालिए, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट से, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप बेहतरीन तैयारी करिए, ऐसे ही मैं बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहेंगे,
ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।